Welcome learner, welcome to once again in my channel which is named Focus to Education with Priyambada। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने शिक्षा के सिद्धांत पेपर जो बीए पार्ट 1 का फर्स्ट पेपर है, जो इन्होंने शिक्षा 7 विषय लिया उससे स्नातक या स्नातक कर रहे हैं। तो जो शिक्षा का स्नातक में शिक्षा 7 के स्नातक में फर्स्ट पेपर है शिक्षा के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसकी 5वीं 4 यूनिट हमने कवर कर लिए। 5वीं यूनिट पर हम चर्चा करना शुरू कर चुके हैं। तो उसी कड़ी में पिछली वीडियो में हमने डाला था मानव शक्ति नियोजन के बारे में। इस बार हम नेक्स्ट दूसरा जो हमारे सिलेबस में 3 को दिए हुए हैं उसमें से है हम संस्थागत नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर सूक्ष्म नियोजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्थागत नियोजन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या है कहाँ से, कब ये चर्चा में आया, इसको जानने की कोशिश हम करते हैं। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी संस्थागत नियोजन, जो किसी संस्था का, पहले तो हम ये जान लेते हैं संस्थागत नियोजन होता क्या है। जो किसी संस्था का नियोजन होता है संस्था के द्वारा किया, जैसे विद्यालय एक संस्था है और विद्यालय से जुड़े जो, जैसे केंद्रीय इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, सेंटर स्तर का, उससे जुड़े हुए विद्यालय महाविद्यालय क्या हो गए, हमें संस्थागत हो गए। तो उनका उनमें जो नियोजन है इकोनॉमिक नियोजन हम कह सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं। संस्थागत नियोजन की चर्चा 1964 और 66 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बाद तेजी से आरंभ हुई। कब इसकी चर्चा आरंभ हुई? 1964 से 1966 के राष्ट्रीय शिक्षा जो आयोग आया था उसका जो प्रतिवेदन था उसके बाद इसका आरंभ तेजी से हुआ। फिर इसकी आवश्यकता इस कारण से अनुभव हुई कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाएं प्रायः सफल नहीं हो पाई हैं। इसकी आवश्यकता का कारण क्या था? इसके मतलब इसकी आवश्यकता इस कारण से अनुभव हुई क्या था? राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाएं जो सफल नहीं हो, मतलब राष्ट्र में जो भी हम शैक्षिक योजनाएं बना रहे थे, जिन पे हम चर्चा कर रहे थे, वो सफल नहीं हो पाई। तो हमें इस संस्थागत नियोजन की ज़रूरत महसूस हुई, तब हमने इस पर कार्य करना शुरू किया। उसके बाद राष्ट्रीय योजनाओं की असफलता का एक मुख्य कारण यह रहा कि वे सदैव ऊपर से थोपी गई हैं। यानी क्या बताया जा रहा है, राष्ट्रीय जो योजना रही है शिक्षा की, उनकी असफलता का मुख्य कारण क्या रहा है? ऊपर, यानी ऊपर के हिस्से, मतलब कि सरकार के ऊपर केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पर उस पे जो थोपी गई हो, मतलब कि जो हमें नहीं बोझिल लग रहा है, जो हमें नहीं पढ़ना पाठ्यक्रम या कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो थोपी गई हैं। फिर प्रायः समस्त योजनाएं उच्च स्तर पर बनती हैं और क्रियान्वयन निचले स्तर पे होता है। क्या हम जानते हैं? तो जितनी भी योजनाएं हैं वो उच्च स्तर पर बनती हैं, यानी कि शिक्षा की जितनी योजनाएं वो केंद्रीय सरकार के, राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं, तो केंद्रीय सरकार के ऊपर पर बनती है और क्रियान्वयन निचले स्तर पर, ऊपर पर तो वो बन जाती हैं जितनी भी समस्या ना, उच्च स्तर पर उनका स्तर, और जो उसका क्रियान्वयन है वो निचले स्तर पर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें, वर्तमान शिक्षा योजनाएं केंद्र में मुख्यतः योजना आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई जाती हैं। उदाहरण क्या, जितनी भी वर्तमान शिक्षा योजनाएं हैं जो इस समय की, वो केंद्र में योजना आयोग के द्वारा एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। राज्य सरकार, जिसे अपने राज्य के शिक्षा विकास का मूल्यांकन का पूर्ण अधिकार है, केवल बहुत ही सीमित क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हैं। यानी राज्य सरकारें जो हैं, जैसे हम जिस स्टेट में रहते हैं, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हम मध्य प्रदेश से करते हैं, हम हरियाणा से करते हैं, हम राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, देश के किसी भी राज्य से हम बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी केंद्र सरकार है, उसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और शिक्षा योजना आयोग जो है उसके अंतर्गत बनाई जाती है। और उसमें राज्य स्तर का, जैसे राज्य का बहुत ही कम स्तर पर वो हस्तक्षेप कर जाता है, चाहे हस्तक्षेप कर सकता है, चाहे वो शिक्षा विकास हो एवं मूल्यांकन का पूर्ण अधिकार है अपने राज्य के, केवल बहुत ही सीमित क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। शिक्षा विभाग में सचिवालय स्तर पर एक उप सचिव के अधीन यह कार्य होता है। यह कार्य कैसे होता है? शिक्षा विभाग में एक सचिवालय होता है, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक
सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी स्तर पर एक उप सचिव के अधीन एक उप सचिव होता है, यानी सब सेक्रेटरी होता है के अधीन एक कार्य होता है। विश्वविद्यालय में विद्यालय अनुदान से कुछ शैक्षिक योजनाएं बनती हैं। विश्वविद्यालय में क्या होता है, विश्वविद्यालय अनुदान से कुछ शैक्षिक योजनाओं का निर्माण किया जाता है या बनती हैं। फिर जिला शिक्षा योजनाओं का सर्वथा अभाव रहता है, यानी क्या रहता है, जिला शिक्षा, जो जिले में शिक्षा बननी चाहिए योजना जिला स्तर की, उसकी ज़रूरत देख के, उसकी भौगोलिक ज़रूरत क्या, आर्थिक ज़रूरत क्या, सामाजिक, उसको हमें देख के करना चाहिए। किंतु क्या होता है, किंतु होता है विश्वविद्यालय अनुदान से शैक्षिक योजनाएं बनती, जिला शिक्षा योजनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। जिला शिक्षा योजनाएं इसमें नहीं शामिल होती, केवल केंद्र सरकार द्वारा बनती। फिर संस्थागत नियोजन की ओर से बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया है। संस्थागत योजनाओं की ओर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, यानी जो संस्थागत योजनाएं हैं हमारी, किसी इंस्टीट्यूशन को अगर हम खड़ा करना चाहें, मान लीजिए हम प्राइवेट अपने पैसे से लगा के उस खड़ा करें, कोई विश्वविद्यालय का से संबंध होना चाहते हैं, हम अपने विश्वविद्यालय महाविद्यालय को नैक द्वारा जोड़ना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम उसमें पूंजी लगाएंगे, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, उतने पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील करेंगे, मदद मांगेंगे। लेकिन क्या होता है, लेकिन अंततः संस्थागत योजनाओं की बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, न दिया जाता है। भूतपूर्व, हालांकि वर्तमान समय में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जब से हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसमें इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इसके ऊपर हम तब चर्चा करेंगे जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू को, हर पार्ट को, हर भाग को उसके जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे अलग अलग मैटर पे, जैसे प्राइमरी लेवल पे क्या किया गया, माध्यमिक लेवल पे क्या किया गया, क्या सुधार किए गए, गुण दोष उसके क्या चाहिए, उच्च स्तर के लेवल पर, प्रौढ़ शिक्षा पर, विशिष्ट शिक्षा पर, सारे शिक्षा पे हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या है। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक संस्थागत नियोजन है, तो हम इसको जानते हैं। फिर है भूतपूर्व, यानी भूत में हुई घटनाएं जो हैं, पूर्व में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार भारत सरकार श्री JP नायक ने इन असफलताओं के 5 प्रमुख कारण बताए कि इनके असफलता, संस्थागत नियोजन की असफलता के क्या क्या। पहला है विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भरता, हम विदेशी विशेषज्ञ जो एक्सपर्ट हैं उन पर निर्भर रहे हैं। दूसरा है विदेशी अनुभवों का प्रभाव व देशी शैक्षिक पुनर्निर्माण की उपेक्षा, यानी विदेशी जो अनुभव है उनका प्रभाव क्या है, अनुभवों का, वह देशी जो शैक्षिक है पुनर्निर्माण की उपेक्षा की गई, और विदेशी अनुभवों का प्रभाव हम शिक्षा में मतलब इंक्लूड करते गए। तो इससे हमारी शिक्षा योजना को काफ़ी हानि पहुंची है, संस्थागत नियोजन को बहुत ही हानि पहुंची है। फिर है तीसरा विदेशी अनुभवों के आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम, मतलब जो विदेशी ही हमें अनुभव हुए हैं, जो वो लोग दे गए हैं अंग्रेजों के जान, तो ऐसा हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमारी जो हिंदी होती है, तो हिंदी हमारी क्या हर क्षेत्र में पढ़ाई जानी चाहिए, पूरे देश में राष्ट्रीय, लेकिन क्या है इंग्लिश भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है अंग्रेजी को। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे। फिर है वित्त नियंत्रित योजनाओं का निर्माण एवं योजनाओं का ऊपर थोपा जाना, जो आवश्यकता योजनाओं के स्थान पर जो हमारी आवश्यकता हैं उनके योजना बनाने के स्थान पर हम क्या करते हैं, वित्त नियंत्रण योजनाओं का निर्माण करते हैं, यानी वित्त के द्वारा जो नियंत्रित होती हैं, पैसे के द्वारा उन योजनाओं का निर्माण करते हैं। एवं 5वां है योजनाओं का ऊपर थोपा जाना, जो योजनाओं हमारी आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, हमारी सामाजिक आवश्यकता, धार्मिक आवश्यकता, राजनैतिक आवश्यकता और भौगोलिक आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप नहीं है, तो इन योजनाओं को थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। फिर है कोठारी शिक्षा आयोग ने संस्थागत नियोजन की सिफारिश करते हुए, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि जब कोठारी कमीशन आया, कोठारी एजुकेशन कमीशन आया यानी शिक्षा आयोग आया, तो उसने क्या किया, संस्थागत नियोजन की सिफारिश करते हुए उसने संस्थागत नियोजन की सिफारिश करते हुए कहा है कि 10 से 15 वर्ष में 10% प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक विद्यालय इस कार्यक्रम में लिया जाए। तो एक ये महत्वपूर्ण पहल थी, महत्वपूर्ण कदम था कोठारी शिक्षा आयोग का, कि उसने कहा, संज्ञान में इसको लिया और कहा कि 10 से 15 वर्ष में 10% प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय इस कार्यक्रम में लिया जाए।
आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक विद्यालय अपनी विकास योजनाएं स्वयं बनाए। यानी उसने क्या उद्देश्य, प्रत्येक विद्यालय, जो भी विद्यालय है वो जहाँ से भी किसी भी राष्ट्र, किसी भी स्टेट से संबंध रखता है तो वो अपनी योजनाओं को आवश्यकता के अनुसार खुद बना सकता है। तो ये कोठारी शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी तुम जान गए संस्थागत नियोजन है क्या, कहाँ से चर्चा में, इसका इतिहास क्या, इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, तो उस हिसाब से क्या सुधार। अब हम जानेंगे संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। तो क्या है, नियोजन वस्तुतः एक प्रक्रिया होती है। नियोजन क्या होता है, एक प्रक्रिया यानी प्रोसेस, जिसमें किन्हीं निश्चित निर्णयों और लक्ष्यों के अनुरूप समग्र कार्यप्रणाली पहले से विचार किया जाता है। यानी कि बता रहे हैं कि नियोजन वस्तुतः एक प्रक्रिया होती है जिसमें किन्हीं निश्चित निर्णयों और निश्चित निर्णय होते हैं और लक्ष्यों, कोई लक्ष्य होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता, हमारे चाइल्ड यानी बालक की क्या आवश्यकताएं, उसको ध्यान में रखते हैं, टीचर की क्या आवश्यकता है। उसके बाद हम संस्थागत नियोजन की प्लानिंग करते हैं। निर्णय लक्ष्यों के अनुसार समग्र कार्यप्रणाली पर पहले से विचार किया जाता है। नहीं तो बताया जा रहा है नियोजन वस्तुतः एक प्रक्रिया की प्रोसेस होता है जिसमें किन्हीं निश्चित निर्णयों लक्ष्यों के अनुरूप समग्र कार्यप्रणाली पर पहले से विचार किया जाता है। योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी क्या किया जाता है, योजना के जो क्रियान्वयन है, योजना को कैसे हमें केंद्र सरकार ने बना दिया, राज्य सरकार ने बना दी, उसके बाद हमें कैसे उसका अनुप्रयोग करना है, इस विषय पर इसकी क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार की जाती है संस्थागत नियोजन के अंतर्गत। फिर संस्थागत नियोजन वस्तुतः जिला, राज्य व देश की पूरक व अनिवार्य योजनाएं हैं। संस्थागत नियोजन क्या है, वस्तुतः जिला, राज्य, देश की पूरक अनिवार्य योजनाएं हैं। संस्थागत नियोजन का मुख्य आधार विद्यालय तथा संस्थागत नियोजन का मुख्य आधार विद्यालय तथा उन्नयन तथा विकास, अर्थात संस्थागत नियोजन के द्वारा विद्यालय के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी छात्रों, अध्यापकों और अधिकारियों का उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निश्चित अवधि पर अधिकतम विकास एवं शाला संसाधनों की आधिकारिक उपयोग कर विद्यालय का श्रेष्ठ विकास किया जाता है। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि संस्थागत योजनाओं का जो मुख्य आधार विद्यालय उन्नयन का लक्ष्य है कि जिससे हमारा विद्यालय तरक्की करे, वो आगे जाए, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, आर्थिक स्तर पे हो। उसके बाद उसमें जितने भी लोग इंक्लूड हैं संस्थागत नियोजन के द्वारा विद्यालय के अंतर्गत जो भी कार्य करने वाले, चाहे वो छात्र हों, अध्यापक हों, अधिकारी हों, का उपलब्ध संसाधनों पर एक निश्चित अवधि में अधिकतम विकास, जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका एक निश्चित अवधि हमें बना लेनी चाहिए कि इस सत्र तक हम इनका निश्चित विकास, उसकी शाला संसाधनों का आधिकारिक उपयोग कर विद्यालय का श्रेष्ठ विकास किया जाना है। इन सबका उपयोग करके, इनको सुधार करके, पाठ्यक्रम सुधार करके फिर एक श्रेष्ठतम विकास किया जाता है विद्यालय का। फिर देखिए कोठारी आयोग फिर आ गया। कहते हैं कोठारी आयोग क्या, कोठारी आयोग ने कहा है कि प्रत्येक शिक्षा संस्था अपने उपलब्ध स्रोतों से उनके सीमित होते हुए भी अधिक परिश्रम और अच्छे आयोजन द्वारा वर्तमान समय में उनमें दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। कोठारी कमीशन क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक शिक्षा संस्था है अपने उपलब्ध स्रोतों से उनके सीमित होते हुए भी उसके पास जो उपलब्ध साधन स्रोत हैं, भले वो सीमित होते हुए भी अधिक परिश्रम और अच्छे आयोजन द्वारा वर्तमान समय में उनमें दी जाने वाली शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब जो सीमित होते हैं हमारे जो उपलब्ध स्रोत हैं, भले वो सीमित होते हुए भी हम अधिक परिश्रम करके अच्छे आयोजन द्वारा, अच्छी योजना द्वारा वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। अतः हमारी राय में इस गतिविधि में भौतिक संसाधनों पर बल देने की अपेक्षा शिक्षकों को संगठित होने और शिक्षा में सुधार करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने हेतु प्रेरित कर एक अपव्यय कम करना, अध्यापन प्रणालियों में सुधार करना, पिछड़े हुए छात्रों को सहायता प्रदान करना, प्रतिभा संपन्न छात्रों की ओर विशेष ध्यान देना, पाठ्यक्रमों
को आवश्यकतानुसार संपन्न बनाना, नवीन कार्यों की तकनीकी की योजना करना, अध्यापकों को अपनी व्यावसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वाध्याय कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि बातें सम्मिलित हैं। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा है अब कि मतलब वो कह रहे हैं, तो कोठारी शिक्षा कमीशन क्या कह रहे हैं, कोठारी एजुकेशन कमीशन की प्रत्येक शिक्षा संस्था अपने उपलब्ध स्रोतों को सीमित होते हुए भी अपने परिश्रम आयोजन द्वारा वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। इस गतिविधि में अधिक से अधिक प्रयास कर सकते हैं कि भौतिक संसाधनों को अभाव को दूर करने पर बल देना चाहिए, कि जो भौतिक संसाधन है उसको हमें दूर करना चाहिए, उस पर बल देना चाहिए। इन प्रयासों में गत्यारोध एवं अपव्यय कम करना चाहिए, यानी भौतिक संसाधन को लाने के लिए हमें जो गत्यारोध है और अपव्यय कम करना चाहिए, अध्यापन प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। तो कोठारी कमीशन ने क्या कहा कि हमें सीमित होते हुए भी साधनों में अपने कार्यबल का प्रयोग करके भौतिक चीज़ों को बढ़ावा न देके अपव्यय खर्चा कम करके प्रतिभा संपन्न छात्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिनके अंदर प्रतिभा है, चाहे वह खेल की प्रतिभा हो या आर्ट की प्रतिभा हो, पेंटिंग की हो, किसी भी चीज़ की प्रतिभा हो, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर हम जान लेते हैं संस्थागत योजना की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। काफ़ी आता है, हमारे प्रश्न में पूछा जाता है कि संस्थागत नियोजन की आप विशेषताएं बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी सम्मिलित हो सकता है, जिसमें हम इसको लिखते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फिर है विशेषता इसकी, जानते क्या है। पहली विशेषता है इसकी, नियोजन में नवीन प्रवृत्ति का आधार विद्यालय की आवश्यकता है, ना कि विद्यालय को प्राप्त अनुदान। नियोजन यानी प्लानिंग में क्या है, नवीन जो प्रवृत्ति चलिए ट्रेंड रचना, जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा में, इस प्रकार हम समझ सकते हैं का आधार विद्यालय की आवश्यकता है। विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार हम उसका प्रयोग करेंगे, ना कि विद्यालय को प्राप्त अनुदान। मतलब जो विद्यालय को अनुदान प्राप्त है उसके लिए हम नहीं करेंगे, हम उसको करेंगे प्राप्त अनुदान, मतलब उसकी जो आवश्यकता उसके हिसाब से। योजना का निर्माण विद्यालय की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। योजना का निर्माण कैसे किया जाता है, विद्यालय की जो वास्तविक आवश्यकता है कि ध्यान में रखकर किया जाता है, कि मुख्य कार्यालय द्वारा बनाए गए बजट में प्रदान की गई आर्थिक सुविधा के अनुसार, यानी कि जो मुख्य कार्यालय है, मेन ऑफिस है, उसके द्वारा बजट में प्रदान की गई आर्थिक सुविधा के अनुसार। फिर दूसरा है संस्थागत नियोजन में उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों पर अधिक बल दिया जाता है। संस्थागत नियोजन में क्या किया जाता है, उपलब्ध जो मानवीय और भौतिक संसाधन पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें विद्यालय में उपलब्ध इन संसाधनों से यथासंभव सर्वाधिक लाभ उठाया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे भौतिक संसाधन है, मानवीय भौतिक संसाधनों पर अधिक बल दिया जाता है। जब हम संस्थागत नियोजन के बारे में सोचते हैं, चर्चा करते हैं या बनाते हैं कोई योजना, तो इसमें विद्यालय में जो उपलब्ध इन संसाधनों से यथासंभव सर्वाधिक लाभ उठाया जाता है। लाभ के लिए, अपने अपने लाभ के लिए लोग उठाते हैं इसे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक तरफ शिक्षा को हम समझ सकते हैं कि शिक्षा, कह सकते हैं कि शिक्षा बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, इसके माध्यम से उसकी गुणवत्ता कहाँ जा रही है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे देश के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे। फिर है तीसरी क्या है विशेषता इसकी, संस्था द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक योजना द्वारा सब प्रकार के व्यर्थ प्रयत्न, यानी जो संस्था द्वारा बनाई गई है वैज्ञानिक योजना, उसमें सब प्रकार के व्यर्थ प्रयत्न, व्यय आदि से बचत होती है। प्राप्त अनुदान राशि यदि प्रयोग में न लाई जा सके तो उसे लौटा देना चाहिए, ना कि उसका अनुचित प्रयोग करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि प्राप्त जो अनुदान राशि है, अगर वो प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे लौटा देना चाहिए, ना कि उसका अनुचित प्रयोग हमें करना चाहिए, किसी और माध्यम से करना चाहिए। फिर है चौथा, वैज्ञानिक योजना एक सहकारी कार्य है।
जिसमें विद्यालय के सभी अध्यापक भाग लेते हैं। वैज्ञानिक योजना के सहकारी यानी जिसमें सब लोग मिल के सहायता करें, कार्य करें, उसमें विद्यालय के सभी अध्यापक भाग लेते हैं जो अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्यों को पूरी तरह समझते हैं। प्रत्येक अध्यापक विद्यालय की योजना के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में जो भी उच्च स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर पे हो, प्राथमिक स्तर पे, उसमें जो प्रत्येक शिक्षक है उसे क्या होना चाहिए, उसे विद्यालय के अध्यापक को योजना के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तरदायित्व कर्तव्य बनता है। फिर 5वां है, योजना में न केवल वर्तमान आवश्यकताओं का ही निर्देश रहता है, यानी जो योजना उसमें केवल वर्तमान आवश्यकताओं का निर्देश नहीं रहता है, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं का भी संकेत देते हैं। जो योजना हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें केवल वर्तमान की जो हमारी आवश्यकता उस पर हम ध्यान नहीं देते, उस पर हम भविष्य की आवश्यकता के प्रति हम ध्यान देकर उसकी आवश्यकताओं का संकेत रहता है योजना में। तो योजना की उत्पत्ति हमने जान ली, संस्थागत योजना का अर्थ जान लिया, विशेषताएं। अब हम संस्थागत नियोजन की आवश्यकता पे डिस्कस करेंगे कि संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्या है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों इस शिक्षा के क्षेत्र में इसकी ज़रूरत है। तो नीड ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, तो देखते हैं समवेत नियोजन की आवश्यकता राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए, यानी जो समवेत नियोजन है उसकी आवश्यकता राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए अनुभव की गई और शैक्षिक नियोजन का समवेत नियोजन का एक अंग माना गया है। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात कही जा रही है कि इसकी आवश्यकता में क्यों, जो समवेत नियोजन की आवश्यकता, यानी समान रूप से सभी को शिक्षा मिले, उस नियोजन की आवश्यकता राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए अनुभव की गई। मतलब हमें यह अनुभव हुआ कि राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिए समवेत नियोजन, संस्थागत नियोजन की आवश्यकता बहुत जरूरी है और शैक्षिक नियोजन को समवेत नियोजन का एक अंग माना गया। शैक्षिक नियोजन को समवेत संस्थागत नियोजन का एक अंग माना गया। उसी प्रकार शैक्षिक नियोजन के अंतर्गत संस्थागत नियोजन एक अभिनव प्रवृत्ति है। उसी प्रकार क्या है, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग के अंतर्गत संस्थागत नियोजन जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है एक अभिनव प्रवृत्ति है। प्रत्येक विद्यालय अन्य विद्यालयों से अपनी विशिष्टता, ज्ञान एवं अनुभव की दक्षता, संस्कारबद्धता, नियमबद्धता के कारण अलग होते हैं। प्रत्येक विद्यालय क्या होते हैं, अपनी विशिष्टता, जो उनकी विशिष्टता है, उनका ज्ञान है, उनके अनुभव की दक्षता है, संस्कारबद्धता, नियमबद्धता के कारण अलग होते हैं। यह सब संस्थागत नियोजन का प्रतिफल होता है। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से व्यक्त कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको हम समझ लेते हैं। शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता, संस्थागत नियोजन क्या करता है, शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन में सहायता। दूसरा, संस्था से संबंध सभी बाह्य तथा आंतरिक इकाइयों जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, छात्र, अभिभावक व स्थानीय समुदाय के व्यक्ति का सर्वाधिक प्रयोग प्राप्त करना। फिर है विद्यालय के उन्नति एवं प्रगति में सहायता। 5वां है विद्यालय में उपलब्ध मानवीय भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं लाभ प्राप्त करने के लिए। फिर संस्था में उपलब्ध मानवीय संसाधनों की सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक। फिर है शिक्षकों को अपने वांछित लक्ष्यों के प्रति के लिए योजना को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय का अनुमान लगाने में सहायक हो। और 9वां है सभी को कार्य वितरण करके विकेंद्रीकरण तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहायक हो। फिर है 10वां, प्रत्येक शिक्षा संस्था को उनके अनुसार विकास का अवसर प्रदान करने में सहायक, यानी जो भी शिक्षा संस्थान है उनको उन्हीं के अनुसार विकास का अवसर प्रदान करने में सहायक हो, ऐसी संस्थागत नियोजन हो, प्लानिंग हो। फिर 11वां है, अंतिम है, संस्थागत नियोजन स्वप्रेरणा, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, सेल्फ मोटिवेशन, स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस तथा अध्यापकों, टीचर्स को नवीन शोधों को करने हेतु अवसर प्रदान कर उत्कृष्ट परिवेश सृजित करने में सहायक हो। तो आज हमने जाना कि संस्थागत नियोजन क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से, इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता क्या है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कार्य क्षेत्र को जान लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। और मुझे ऐसे ही आपके कमेंट या शेयर, लाइक होने से मुझे प्रेरणा मिलेगी और हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को बनाते रहेंगे। सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।